चलिए आज हम लोग सुनेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्र संग्रह माटी की मूर्तें रेखाचित्र संग्रह का अगला रेखा चित्र जिसका शीर्षक है भौजी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी में पहले पहल उस दिन पालकी पर बैठा था। भैया की शादी होने जा रही थी। मैं सहवाला था। दूल्हे के साथ जो होता है उसको सहवाला कहते हैं। पालकी पर भैया थे, मैं था। 4 मुस्टंडे कहार हमें ढोए जाते। पालकी के भीतर चमकीले गुच्छे लटक रहे। ऊपर कारचोबी का उकाम चमचम कर रहा। आगे पीछे बाजे बज रहे। ढोल, शहनाई, बांसुरी, तासे, सिंघे सबको मिलाकर एक अजीब ढंग का शब्द हो रहा। बगल में बल्लम लिए और पताका फहराते पायक चल रहे। हमारे बोदल ठाकुर हजाम हम पर चबर डुला रहे। घोड़े तो सवारों को लेकर सर से आगे निकल गए थे। हाथी के घंटे हम सुन रहे थे। भैया सजे सजाए थे, रंगीन चमकदार कपड़े पहने, सिर पर जरी की टोपी दिए। उनके मस्तक पर चंदन की अजीब छाप थी। आंखों में काजल था। एक रुमाल से वह मसे भीगी हुई है जिन पर अपने उन अधरों को ढांपे हुए थे। न जाने भैया के मन में क्या क्या भाव उठ रहे थे, किंतु मैं तो मस्त था अपनी इस पहली बारात यात्रा बाजे गाजों पर। हाँ, कभी कभी सोचता, भौजी भैया से पहले तो मैं देखूंगा ना, अर्थात भैया से पहले भाभी को लेखक देखेंगे। शाम को बारात दरवाजे पर लगी। अच्छी बारात थी। अच्छा परिछावन हुआ। चूने से पुता हुआ भैया की ससुराल का वह खपरैल मकान कोलाहल से फटा जा रहा था। दरवाजे के भीतर री हिस्से में स्त्रियों का एक अच्छा खासा झुंड भैया का चुमावन कर रहा था। भैया के हाथों में पान सुपारी रखे गए, रुपए रखे गए, दही की छोटी मटकी रखी गई। भैया के इस आवभगत पर मेरे मन में कुछ ईर्ष्या जगी ही थी कि एक युवती मेरे गाल पर दही लगाकर ठठा पड़ी। हंसी की एक तरंग सी उठ गई। सभी स्त्रियां नहीं, युवतियां ठहाके मारकर जोर जोर से हंस रही थी। इस हंसी के साथ हमारे कानों में अट्ठासों का एक हुजूम आकर टकराया। दरवाजे के बाहरी हिस्से में सरातियों और बारातियों में दिल लगियां चल रही थी। दोनों पक्ष जबान दराजी से नहीं, अट्ठासों के जोर से एक दूसरे को पराजित करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत देर तक हंसी होती रही, किंतु अंत में हंसी हंसी में तनातनी हो गई। मक्खन में मानो रेत पड़ गई। बारात में मेरे फूफा जी भी आए हुए थे। मेरे फूफा जी गोरे खूबसूरत नौजवान थे। चंपारण में उनका घर था। उस जमाने में उनके यहाँ सिर पर जुल्फ रखने का रिवाज था। शौकीन नौजवान सिर पर लंबे घुंघराले बाल रखते, जिन्हें कंघी से 2 हिस्सों में बड़ी सुघराई से बांटे रहते। भैया की ससुराल का गांव संस्कृति के लिहाज से बहुत पिछड़ा था, इसमें तो शक नहीं। फूफा जी के इन बालों पर किसी ने भद्दा मजाक कर दिया। फूफा जी शरीफ थे, चुप रहे, किंतु हमारे पक्ष वालों ने इसे बुरा मान लिया। उनके अपमान को अपने सर्वश्रेष्ठ आदरणीय अतिथि का अपमान समझा। बात बात में बात बिगड़ गई। किसी ने गुस्से में कह दिया, बारात लौटा ले चलो। फिर क्या था, एक अजीब हुड़दंग मच गया। चलो चलो और घेरो घेरो का दौर शुरू हुआ। यानी बाराती वाले चलो चलो कर रहे थे और शरारती वाले लोग जो है घेरो घेरो कर रहे थे, बारातियों को रोकने का प्रयास कर रहे थे।
घोड़े वाले तो घोड़े दौड़ाकर निकल गए। हाथी को लोगों ने लठ से घेर लिया। बाराती सराती इस तरह मिल गए कि समझ में नहीं आता था कौन क्या है। हमारी पालकी एक अजीब ढंग से चक्कर काट रही थी। कभी एक पक्ष उसे 10 गज आगे घसीट ले जाता तो कभी दूसरा पक्ष 10 गज पीछे। बेचारे कहार हक्के भक्के बने हुए थे। कभी कभी मैं पालकी में ही लाठियों की खटखट सुनता। यह अजीब बारात, पहली ही बारात का यह अनुभव, अजीब अनुभव। खैर, थोड़ी देर में शांति हुई। मेरे बाबा बड़े ही शांत चित्त व्यक्ति थे। उन्हीं के प्रयत्न से शांति हुई। बारात जनवासे में गई। जब सब लोग निश्चिंत हुए, बाबा को कहते सुना, बुरी जगह पोते की शादी की, भगवान इनकी छाप से इनके बाल बच्चों को बचाए। कहानी का दूसरा भाग। भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में ओएसिस का। धधकती हुई बालू की लू लपट में दिन दिन रात रात चलते चलते जब मुसाफिर दूर से खजूरों की हरी भरी फुनगी देखता है, उसकी आंखें ही नहीं तृप्त हो जाती, उसके शरीर का रोम रोम पुलकित और उसकी सिराओं का एक एक रक्त बिंदु नित्यशील हो उठता है। कुछ क्षणों के लिए उसका सारा जीवन हरितिमामय हो जाता है। खजूरों की उस झुरमुट में वह मीठे फल और मीठा पानी पाता है। एकाध दिन वहीं रहकर वह आनंद मनाता है, रक्त संचय करता है, फिर ताजगी और नई उमंग लेकर आगे बढ़ता है। आगे जहां फिर वही अनंत बालू का राशि है। भारतीय जीवन में यह जो रूखा सूखापन सर्वत्र दिख पड़ता है, उसका कारण ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन आप जिधर जाइए, इधर उधर जिधर नज़र दौड़ाइए, उसका राज्य साम्राज्य पाएंगे। खिंचा खिंचा चेहरा, रसहीन नयन, दुबला पतला शरीर, मुरझाया मर्दों सामन, यही है भारतीय मानवता का साधारण ढांचा। जो कम बोले, हंसे नहीं, मुश्किल से मुस्कुराए, हमेशा अपने इर्द गिर्द मुहर्रम का वातावरण बनाए रखे, अर्थात गम का वातावरण बनाए रखे, उसकी सज्जनता और शिष्टता की प्रशंसा होती। जिसका खेल कूद में मन लगा, गाने बजाने का शौक हुआ या नाट्य प्रहसन की ओर जिसकी प्रवृत्ति हुई, बस वह लोगों की नज़रों में गिरा। मानता हूँ हम होली खेलते हैं, विजया मनाते हैं और दिवाली सजाते हैं, किंतु वे हमारी ज़िंदगी के पासिंग फेज हैं। हमारी ज़िंदगी के साथ नत्थी हैं बारहमासा, मुहर्रम, मनहूसियत, मुर्दनी। परिवार को ही लीजिए। पति अपनी पत्नी से बचे बचे फिरने की कोशिश करता है। पत्नी की शर्म या संकोच का क्या कहना। चुप चोरी से मिलो, होठ होठ से बातें करो और देखो, हंसी घूंघट या रुमाल से बाहर न निकले। बेटी बेटे अपने पिता माता के सामने हंसना इठलाना बुरा समझते हैं। किसी के घर में अगर कोई वृद्ध माता पितामह बचे हैं, तब तो मानो सबके मुंह पर ताला लग गया। जवान बहनें भाई के सामने आने जाने में संकोच करती हैं, तो भाई भी उनसे अलग अलग रहने की कोशिश करता है। छोटे भाई की पत्नी की छाया बड़े भाई पर नहीं पड़नी चाहिए। बहुएं सास को देखते ही सहम उठती हैं। जेठानी सास नंबर 2 का काम करती है। जो लड़की हंसती खेलती, चुगले करती या तेजी से चलती, उसकी जिंदगी मुहाल। तिरिया चंचल अति बुरी, क्या कवि गिरधर दास नहीं कह गए हैं। इस तरह के निरानंद और निस्पंद जीवन में भौजी की स्थिति सचमुच अरब में हरा भरा नखलिस्तान
घर भर में और कहीं जो कुछ भी हो, जहाँ भौजी वहाँ विनोद और व्यंग हमेशा मंडराया करते। रंग जहाँ तरंग पैदा करता है, किशोरी नंदे और नौजवान देवरों का जमघट, हा हा ही लपट झपट उठा पटक, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां भी जहां अपने को रस में सराबोर करने से बाज नहीं आते। भौजी आई, मेरा घर भी आनंद कुंज बन गया। भौजी अभी बिल्कुल किशोरी थी, उनके अधरों पर पूरा रस नहीं आया था, उनके अंग अभी पूरे भरे नहीं थे। लंबी पतली छड़ी सी, लेकिन सोने की छड़ी नहीं, इसे कहने में मैं संकोच नहीं करूंगा। उनका वर्ण द्रविड़ आर्य रक्त के सुंदर सम्मिश्रण का नमूना था। वर्ण ही नहीं, गठन भी। उन्नत ललाट, भवें उठी हुई पतली पतली काले बालों में घुंघरालापन, जब उन्हें खोलती तब अजीब लहरदार मालूम होते। वे गिरदाबों से यानी यमुना की धारा, गिरदाबों से भरी यमुना की धारा, नाक ललाट के नजदीक जाकर जरा चिपक सी गई, किंतु उसका उग्र भाग काफी सुंदर, मोहक। ओठ बहुत मोटे, किंतु चिबुक का रसीलापन इनके इस किंचित ऐब को ढक देता, और उन होठों के भीतर जो पंक्तिबद्ध सुंदर चमकीले दांत थे, जब भौजी हंसती सचमुच मोती झड़ने लगते। मुझे अपने बचपन में तो ऐसा ही मालूम होता था। थोड़े ही दिनों में भौजी ने सबको अपने स्नेह सूत्र में बांध लिया। घर की बड़ी बूढ़ियों की भी वह प्रशंसा पात्र बन गई। भौजी उनका सेवा सत्कार करती, उनके आदेशों को सिराखों पर लेती। भौजी में हुनर भी अच्छे थे, वह बढ़िया सिलाई करती, कसीदा काढ़ती। जब खाना बनाने लगी, उनकी तारीफ और बढ़ गई। अच्छा खाना ही नहीं बनाती, बहुत बढ़िया ढंग से परोसती। परोसने की भी एक कला होती है, यह भौजी ने सिद्ध कर दिया। भौजी की तारीफें होती, भैया की, माँ, मेरी चाची फूली नहीं समाती। ऐसी सुंदर सुघड़ पतोहू पाकर भला कौन सा कृत्य नहीं समझेंगी। भौजी का घर हम देवरों का केली भवन था। ज्यों ही गांव की पाठशाला से छुट्टी मिली, हम दौड़े दौड़े भौजी के घर घुसे। भौजी हंसकर हमारा स्वागत करती, जलपान कराती, सुपारी लौंग देती, जिनमें मुनक्के भी मिले होते। भौजी से गप्पे लड़ती, खेल होते, दिल लगियाँ होती, गालियाँ होती, हाथापाई और धमा चौकड़ी भी। भौजी अभी किशोरी ही थी, हम कई देवर मिलकर उन्हें पराजित भी कर देते। कभी कभी हम मौज में आते तो उस छोटे से घर में ही आंख मिचौनी भी खेल लेते। गृहस्थ का घर था, लंबा चौड़ा, अगल बगल जगह जगह अन्न रखने की मिट्टी की कोठियाँ पड़ी थी। एक कोने में एक बड़ा सा काठ का संदूक था, हम उन्हीं की आड़ में छिपते छिपाते। एक दिन मुझे एक नई बात सूझी। मैं एक कोठी पर चढ़कर घर की मोटी धरण पर जा छिपा। भौजी घर के कोने कोने में खोजकर हार गई। कोठियों की ओट में संदूक के पीछे और नीचे नीचे मैं नहीं मिला तो उन्होंने कोठियों के पेट में भी झांकना शुरू किया। इसी समय मैं धरन पर से अट्ठास कर उठा। वह चौंकी, चकित हुई। तब तक मैं कोठी पर होते उनकी गर्दन पर था। वह मुझे लिए दिए खाट पर आ गई। हंसते हंसते हम दोनों के पेट में गुदगुदी लग गई थी। उस साल जो पहली होली आई, उसकी बात मत पूछिए। बसंत पंचमी से होलिका दहन तक 1 महीना 10 दिनों तक हम रंग में सराबोर थे। कहीं से खेलते कूदते आए, या तो भौजी ने ही हमारे गालों में खुदक्का दे दिया, या हमने ही उनके गालों पर अबीर मल दी। खास होली के दिन पहले तो हमने उन्हें खूब मिट्टी पानी से चहबोच दिया, और दोपहर के बाद तो बिल्कुल
रंग में ही जैसे डुबो दिया हो। गांव भर की ननदे और देवर आए थे। सबने अपने मन के अरमान निकाले। सबकी खातिर बात भौजी ने उसी प्रेम भाव से की। सबकी जबान पर भौजी की तारीफ थी। लोग यह भूल ही गए थे कि भौजी उस गांव से आई हैं जिसकी निंदा करते ही सभी बाराती लौटे थे। इसके 10 बरस बाद की बात है। अब मैं शहर में पढ़ता हूँ। कभी कभी घर पर जाना होता है। घर भी वह पुराना घर नहीं रह गया। समूचा शिराज बिखर चुका है। एक ही घर में कई चूल्हे जल रहे हैं। आपस में बांट बखरा हो चुका है। चाचा और भैया भी जुदा हो चुके हैं। भौजी भी हमसे अलग है। उनकी सास मेरी चाची मर चुकी है। अब भौजी ही अपने घर की मालकिन है। उनकी गोद में एक बच्चा है, मेरा प्यारा भतीजा। लोगों के चूल्हे ही नहीं अलग हुए, दिल भी जुदा हो गए हैं। न वह प्रेम भाव है, न वह शील स्वभाव। सारा घर कलह में फंसा हुआ है। मर्द तो भर दिन काम धंधे में फंसे रहते हैं, अलग अलग खेत खलिहानों में लगे रहते हैं। किंतु औरतें तो एक ही आंगन में रूटीन के 2-4 काम, खाना बनाना आदि करती और बाकी समय में हुक्का पी पी कर झगड़ती। खाना बनाते समय भी उनके मुंह बंद रखने की तो जरूरत नहीं होती। कलह कलह कलह, सारा घर जैसे नरक बन गया। घर के कुछ बुजुर्ग जैसे बाबा या बड़े चाचा खाने आते तो कुछ देर के लिए जैसे विराम संधि हो जाती, नहीं तो कलह का चरखा दिन रात चलता रहता। हाँ, निद्रा माई भले ही उसमें कुछ घंटों का व्यवधान कर दे। और इस कलह में भौजी का स्थान कुछ पूछिए मत। खानदान और प्रारंभिक वातावरण का क्या असर होता है स्पष्ट देखिए। 10 वर्षों तक जो बारूद राख के नीचे ढपी थी, अर्थात भौजी जितनी कोमल ऊपर से थी, अंदर उनके बहुत सारी बातें थी जो अब फूट फूट कर बाहर आ रही हैं। जिस मुंह से कभी फूल झड़ते, अब उससे विष बुझे तीर निकलते। भौजी की गालियां अरे कलेजे को भी जैसे आर पार कर जाएं। स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। भाभी का दर्जा माता का है। नई रोशनी की पुस्तकों में मैंने पढ़ रखा था। फिर मैं एक दिन धीरज खो बैठा। मैं घर की इस कलह से दूर रहने की कोशिश करता, भौजी के बच्चे को दिन भर कंधे पर लिए चलता। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि भौजी के बाणों का निशाना मुझे भी होना पड़ेगा। किंतु यह क्या, उस दिन मैं खाने गया, देखा आंगन में कोहराम मचा है। मैंने धीमे से भौजी से कहा, थोड़ी देर मेहरबानी कीजिए, फिर इस घर को नरक तो रहना ही है। बस फिर क्या था, भौजी बरस पड़ी और एक पर एक ऐसे तीर ताक ताक कर कलेजे में मारे कि मैं आपे में नहीं रहा। क्रोध में पागल हो बेहोशी में क्या करने जा रहा था, यह तब पता चला जब देखा भैया मुझे पकड़े हुए हैं और भौजी घर के किवाड़ बंद कर चित्कार कर रही हैं। यह नहीं कि भैया मुझसे झगड़ रहे थे या भौजी पर मैंने हाथ छोड़ा। मुझे अपनी ओर बढ़ते देखकर पहले तो उन्होंने ताने पर ताने दिए, जैसे मैं उनसे रुक जाऊंगा। फिर भागकर घर में बंद हो गई और जोर से चिल्ला पड़ी, जैसे मैंने उन्हें पीटा ही हो। हल्ला सुनकर भैया दौड़े आए थे और अब मुझे आंगन के बाहर ले जाने की कोशिश में थे। निसंदेह मैं अपने इस गुस्से पर शर्मिंदा था। यदि भौजी ने अपना बचाव न किया होता तो वक्त पर भैया नहीं आ गए होते तो मुझसे कुछ अक्षम्य अपराध हो गया होता और इसका प्रभाव घर पर क्या पड़ता कह नहीं सकता। किंतु इस घटना से मैंने एक सबक लिया। जो ही घर का सूत्र मेरे हाथों में आया, मैंने अपने परिवार को उस घर से अलग करने का निश्चय कर लिया। अलग मकान बनाया, उसी में चला आया, लेकिन थोड़े ही दिनों में
मैंने देखा भौजी साधारण स्त्री नहीं, जब तब वहाँ आकर भी अपने दिल का बुखार उतार जाती। गांव ही छोड़ देना पड़ेगा, कभी कभी मैं सोचता, और शायद वही करता अगर एक और बात न होती। और ख़ास उसी बात के लिए आज ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ, नहीं तो अपनी स्वर्गीय भौजी की जग हंसाई के लिए अपनी कलम उठाने से पहले उसे तोड़ देना मैं पसंद करता। वह कलम टूट जाए जो निंदा के लिए ही उठती है। हमारे एक दोस्त हैं, एक संपादक दोस्त, कट्टर राष्ट्रतावादी, और हम हैं समाजवादी। अतः ऐसे मौके आते ही रहते हैं कि हमसे नाराज़ होकर अपने पत्र के कॉलमों में हमें खरी खोटी सुनाने में सर्फ करते हैं। उनकी निर्मम आलोचनाएं, उफ, हम तिलमिला उठते हैं। किंतु यह देखा है, ज्यों ही सरकार ने हम पर प्रहार किया या किसी दकियानूसी अखबार ने हमारी निंदा की, बस उनकी आलोचनाओं की बैटरी उस ओर मुड़ी, मानो उनकी दलील हो ये हमारे हैं, हम इन्हें गाली दें या पुचकारें, भला तुम कौन होते हो इनकी ओर आंख उठाने वाले। आंख उठाओगे तो उसे फोड़ दूंगा। हाँ, कुछ इसी जोश खरोश से वह टूटते हैं उनकी ओर। और ये कहना तो फिजूल ही है कि व्यक्तिगत सुख दुख में वे इस तरह हमारे शरीक होते हैं कि यह कल्पना ही नहीं की जा सकती कि वह हमारे तीव्र आलोचक भी रह चुके हैं। मेरी भौजी की भी यही हालत थी। वह हमें गालियां देती, हमसे झगड़े करती, हमारी जिंदगी हराम किए रहती, किंतु मान लीजिए वह बकझक कर रही हो और उन्हें खुश करने या उत्साहित करने को कोई स्त्री बीच में टपक पड़े और हमें खरी खोटी सुनाने लगे, फिर क्या? भौजी झट उस पर उलट पड़ी। किसने तुम्हें कहा मेरे बीच में पड़ने को? वे बुरे हैं और तुम हट मेरे सामने से। सूप हंसे छलनी को जिसमें 77 छेद, वे तुम्हें नहीं जानते डायन कहीं की। किंतु मुझ पर तुम्हारा डायनपन नहीं चलेगा। मैं निकाल लूँगी आँख, खींच लूँगी जीभ, ओझा बुला के नंगी नचवा दूँगी। मेरे नैहर में है एक ओझा कि जिसे देखते ही डायने कपड़े खोल देती हैं। हाँ, वे बुरे हैं तो तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं समझ लूँगी उनसे। मैं दुबैल हूँ जो किसी की मदद खोजूं? निकल यहाँ से। यूं ही क्या क्या न बकने लगी। वह बेचारी भौचक चुप रफू चक्कर हुई, नहीं तो हमसे झगड़ा छूटकर उसी से जा जुटा। और इस जबान के झगड़ों में कौन उनसे पार पाए। फिर ज्यों ही कोई व्रत त्योहार आया कि पूरी विराम संधि हो गई। यूं तो भौजी का बदन इस तरह का कसा हुआ था कि वह हमेशा ही अपनी उम्र से छोटी दिख पड़ती। 40वें वर्ष में भी चेहरे पर आब, दांतों में चमक, छाती पर उभार, चाल में मस्तानापन। किंतु व्रत त्योहारों में अपने को सज धज कर रखने से भी कभी न चूकती। होली में तो जैसे पागल हो उठती। अपने अधवयस चिंता से जर्जर देवरों को खोज खोज के बुलाती, हाथापाई करती, कीचड़ में उन्हें नहलाती और स्नान आदि के बाद उन पर अबीर व अभ्रक डालती। ऐसी एक भी होली की मुझे याद नहीं जब भौजी के हाथ से मिट्टी पानी, अबीर, अबरक पाने और मालपुए गुलगुले खाने का मौका नहीं मिला हो। भौजी का बेटा सयाना हो चला था। लड़की भी काफ़ी बड़ी हो चली थी। मैंने एक बार कहा, भौजी अब इन बच्चों को होली खेलने दीजिए, हम आप देखा करें। भौजी बोली, वाह बबुआ, जवानी ढल गई तो क्या मन भी ढल गया। बच्चे अपनी होली खेलें, हम अपनी होली खेलते हैं। उनके अपने दिल, हमारे अपने दिल। भौजी का रोआ रोआ हंस रहा था और बच्चों से उनका कितना स्नेह रहता था। इन झगड़े झमेलों के बीच भी मेरे घर आती और मेरे बच्चों को उपटन और तेल लगा जाती, काजल लगा जाती, उन्हें गोद में लेकर खिलाती हंसाती। एक बार देखा, मेरे बच्चे को
गोद में लिए उसकी माँ से झगड़ रही हैं और ज्यों ही बच्चा रो उठता है झट अपना स्तन उसके मुंह में रख देती हैं। एक दिन इसी तरह का उनका कलह मेरी रानी से चल रहा था कि मेरे बड़े बच्चे के रोने की आवाज़ आई। झगड़ा छोड़ यह कहती हुई दौड़ी, किसने मेरे बच्चे को मारा? बाज सी झपटती उसी ओर गई और मैंने देखा बच्चे को लिए दौड़ी आ रही हैं। बच्चा जोर जोर से रो रहा था, उसे बिढ़नी ने डंक मारा था। बच्चे को मेरी रानी की गोद में रख दौड़ी दौड़ी गई, किरासन तेल ले आई, गेंदे की पत्तियां ले आई और जहाँ डंक था वहाँ लगा दिया। यही देहाती दवा थी। बच्चा थर थर काँप रहा था। डंक ज़्यादा जहरीला था, उसे बुखार हो आया। जब तक बुखार रहा भौजी अपना और मेरा घर आंगन जो है एक किए रही। 1 जून तो उनके घर में चूल्हा तक न जल सका। भैया हंसते हुए आए और मेरी रानी की ओर लक्ष्य कर कहा, झगड़ा हो तो ऐसा। मेरा खाना बंद हो गया। भैया का भोजन मेरे ही घर पर हुआ। तभी तो आज भौजी नहीं है। मेरी रानी अपने को उनके दोनों बच्चों की धर्म की माँ समझती हैं और उन दोनों की शादियों में उसने क्या क्या न किया। भौजी थी तो कलह थी। उनकी स्मृति ने उस कलह को स्नेह में बदल दिया है। चलिए मैं आज हम लोग सुनेंगे जब उस संपादक राम दोस्त के वृक्ष निकट जाता हूँ, बेनीपुरी के इच्छा होती है रेखा चित्र उसके चरण संग्रह, उम्र में माटी की मूर्तें, मुझसे रेखा चित्र बुजुर्ग भी संग्रह हैं का और जब अगला जब भौजी रेखा की चित्र याद आती है जिसका शीर्षक दोनों है हाथ मिलकर भौजी। मेरे चलिए सिर से जा शुरू लगते करते हैं। प्रणाम। जिंदगी में पहले पहल भौजी। उस दिन तो पालकी इस पर तरह बैठा था। एक और रेखा चित्र भैया की शादी हमने खत्म किया। होने जा रही थी। मिलते हैं नेक्स्ट मैं वीडियो में सहवाला था। अगले दूल्हे रेखा के साथ चित्र जो के होता साथ। है तब तक उसको के लिए सहवाला सभी को कहते हैं। पालकी पर भैया थे।